नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं अनूप सोनू। झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित हमारी खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं बुलंद, मेरा हौसला बुलंद, चट्टानों से क्या डरना, मैं वो शय हूं जिसका वजूद पहाड़ों से है। आज के एपिसोड में ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है। उस शख्सियत का नाम है मिथिलेश ठाकुर, जो पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं झारखंड के। आज उनके विभाग का रिपोर्ट कार्ड। मिथिलेश जी, आपका इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 साल पहले जब आपने इस विभाग की जिम्मेदारी संभाली, तब से लेकर अब तक खुद के चश्मे से आपने क्या बदलाव पाया? सबसे पहले मैं आपके चश्मे से ही देखना चाहूँगा, आप खुद के चश्मे से नहीं देखकर। मैं क्योंकि आप भी न्यूज़ 11 एक ऐसा माध्यम है जिससे पूरे राज्य की जनता अवगत होती है और पूरे राज्य की जनता को वस्तु स्थिति की जानकारी मिलती है कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। और आपने देखा कि अभी कहा कि हमारे 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानूंगा कि इन 2 वर्षों में कहीं भी मीडिया की सुर्खियाँ नहीं बनी, चाहे वो कितनी भी भीषण गर्मी हो या और भी कोई मौसम हो। पहले गर्मियों के समय में मीडिया की सुर्खियां बनती थी कि फलाने इलाके में पीने की पानी का हाहाकार। प्रत्येक दिन अखबारों का मुख्य पृष्ठ रहता था या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता से ये खबरें आती थी। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही कि हम इन 2 वर्षों में हमने जो भी हमारे पास अभी तत्काल उपलब्ध थे साधन, उनका पूरा दोहन करके हमने ऐसी व्यवस्था कायम की कि कहीं से भी शिकायत नहीं मिली पीने की पानी की। ये इंद्रदेव, ये तो इंद्रदेव की कृपा अगर ना हो तब तो फिर हाहाकार हो जाए। तब तो हम चाहे लाख चाह कर भी हम नहीं, जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ हमने जब अपने विभाग की समीक्षा की तो बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां पाई, और हमने अपने विभाग के सभी अधिकारियों, अभियंताओं के साथ बैठकर और उन्हें यह संदेश दिया कि हम एक परिवार के रूप में काम करें और लक्ष्य सभी का एक होना चाहिए, चाहे वो हमारे कनीय अधिकारी हों, वरीय अधिकारी हों या मैं खुद हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री की नज़र सबसे ज़्यादा हमारे विभाग पर है और हमेशा वो निर्देशित करते रहते हैं हमें कि जितनी जल्द से जल्द हो सके योजनाएं धरातल पर लागू हो और जनता को उसका सीधा सीधा लाभ मिल पाए, तो इसका भी हमें फ़ायदा मिलता है। जब मैंने कार्यभार संभालते ही मैं उसके बाद सीधा मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास गया आभार व्यक्त करने के लिए, और उनसे जो मैं देखता था जब क्षेत्र में घूमता था, राज्य में घूमता था, तो जो देखता था कि सबसे बड़ी डिमांड थी जनता की कि हैंडपम्प की, और लगभग 7 वर्षों से योजना बंद कर दी गई थी हैंडपम्प की योजना, जिससे चारों ओर हाहाकार था। हमने माननीय मुख्यमंत्री को सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री को मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि मैं उन्हें कन्विंस करने में सफल हुआ। विभाग के अधिकारी को तो पहले मैंने विभाग के अधिकारियों को तो पहले मैंने अपने गुड फेथ में ले ही लिया था। राज्य के मुख्य अभियंता से लेकर सभी वित्त विभाग के सचिव से लेकर सभी लोगों को मैंने कन्विंस किया कि योजनाएं जो हैं, बड़ी योजनाएं हैं या छोटी योजनाएं, वो धरातल पर लागू हुई हैं, लेकिन उनका लाभ जनता को मिलने में समय लगेगा और तब तक ज़रूरत है हैंडपम्प की, और आज उसका एक बहुत बड़ा फलाफल। हैंडपम्प की जो योजना है वो क्या अपने लक्ष्य की ओर है, करीब पहुंच पाई है? जितना भी वक्त गुजरा, थोड़ा विलम्ब हुआ, बारिश ज़्यादा हुई, उसके कारण हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन
1 महीने के अंदर जो हमारा लक्ष्य था हैंडपम्प का वो हम निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। सभी पंचायतों में जो 5 हैंडपम्प लगाने की योजना थी उस पर हम सफल होंगे। और आगे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि इस योजना में निरंतरता रखी जाए, ताकि चाहे कितने से बड़ी योजनाएं धरातल पर उतर जाए, हैंडपम्प की उपयोगिता एक अपनी अलग उपयोगिता होती है। आपका विभाग है पेयजल स्वच्छता विभाग, तो आपने जो हैंडपंप की योजना बताई, क्या ये स्वच्छ मानसिकता से, अधिकारियों के स्वच्छ मानसिकता से आगे जा रहा है? क्योंकि जो आप लक्ष्य के बारे में आपने बताया कि लक्ष्य हम अभी लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसमें अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है क्या? क्योंकि अभी अभी अगर हजारीबाग का उदाहरण दें तो आपने खुद एक्शन लिया। देखिए, हजारीबाग का उदाहरण प्रथम दृष्टया ये अनियमितता जाहिर हुई है, और इसमें मैंने जो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसका निर्देश मैंने दे दिया है। लेकिन आपने जो कहा कि हैंडपम्प की उपयोगिता, तो हमने सिस्टम अब बहुत कुछ बदल दिया है। सिस्टम में पहले टेंडर होता था और कहाँ हैंडपम्प लगे, उनकी उपयोगिता क्या है, पानी मिल रहा है या नहीं, प्लेटफॉर्म बने या नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं होता था। अब हमने सिस्टम चेंज कर दिया है। अब जहाँ भी हैंडपम्प लगते हैं उसकी जियो टैगिंग करके पूरे फोटोग्राफी के साथ जब तक मुख्यालय को नहीं भेजा जाता है तब तक यहाँ से पैसे रिलीज नहीं होते हैं और एजेंसी को भुगतान नहीं होता है। ये कहीं से भी आप इसकी जानकारी ले तो इसका रिजल्ट बढ़िया बढ़िया आ रहा है कि अब जब तक कोई एजेंसी पहले सिर्फ हैंडपम्प लगाकर पानी निकाल देना, प्लेटफॉर्म बनाकर उसका जो सारी जो मॉड्यूल है पूरा कंप्लीट करने के बाद जियो टैगिंग होती है उसके बाद ही यहाँ से जब आता है वहाँ से रिपोर्ट, उसके बाद ही पैसे रिलीज होते हैं। इसका एक फ़ायदा हुआ कि लोग पूरा काम करने के बाद ही भुगतान के लिए अपना विपत्र बढ़ाते हैं। और एक बात और थी, पिछली सरकारों ने योजनाएं तो लागू की, बहुत सारी बड़ी योजनाएं, छोटी योजनाएं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हुई। पिछली बार जब इंटरव्यू जब हम कर रहे थे 1 साल पूरे होने पे, तो आपने इस चीज़ की कमी महसूस की थी कि मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं रही है, और आने वाले साल में मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाएगी ताकि चीज़ें दुरुस्त हो। उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है? देखिए, फ़ायदा जितना मिलना चाहिए, जो पुरानी योजना है वो बाहर की कंपनियों को दे दी गई थी। बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां जो ऐसी थी जिनका इज़राइल की कंपनी को, चेन्नई की कंपनी को और भी दूसरे बड़े राज्यों की कंपनियों को ठेके दे दिए गए थे। लेकिन उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, इस पर कहीं से भी मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। लिट्टीपाड़ा बहुउद्देशीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना है, फिर आपको निरसा की योजना है और बहुत सारे योजनाएं हैं, आपको टंडवा है, चाईबासा है। इनमें बड़े बड़े लगभग मैं कह दूँ तो जो योजनाएं हैं, जो जिसका इकरारनामा 2017 वगैरह में हुआ, 2017 में इकरारनामा इन योजनाओं का हुआ, और इन योजनाओं से लगभग 8 लाख घरों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य था। और ये योजनाएं अभी तक अधर में लटकी हुई हैं, एजेंसियां तरह तरह के बहाने करती हैं। और इसमें एक और हमें अड़चन आती है कि तुरंत किसी कंपनी को रिसाइन करके और फिर से नए सिरे से निविदा करना तो लंबी प्रक्रिया होती है। तो हम एजेंसियों को लगातार, हम उनके साथ, हमारा डिपार्टमेंट लगातार उनसे पत्राचार कर रहा है कि आप जल्द से जल्द कार्य शुरू करें। कुछ एक कंपनियों ने काम में तेज़ी भी लाई है, लेकिन कुछ कंपनियों के कान पर जू नहीं रेंग रहे, तो मजबूरी में अंत में हमें उसको रिसाइन करके और फिर से उन योजनाओं को हम दूसरी एजेंसियों को आवंटित करके, फिर से निविदा प्रकाशित करके दूसरी एजेंसियों को काम आवंटित करके, और उसके बाद फिर उन योजनाओं को तेज़ी से हम लोग पूरा कराने की ओर हम लोग कदम बढ़ाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि अभी तक जितनी योजनाएं हमने लागू कर दी हैं, जितनी योजनाएं पाइपलाइन में हैं, धरातल पर जितनी योजनाएं अभी लागू हैं जितनी, उसमें लगभग हम 75% ग्रामीण क्षेत्रों को आच्छादित कर देंगे अगर वो योजना पूरी हो गई तो। और शेष जो 25% क्षेत्र बचे रह जाएंगे, 25% घर बचे रह जाएंगे, उसके लिए भी हम योजनाओं को पाइपलाइन में रखे हुए हैं और बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। और हम
इसी वित्तीय वर्ष में हमारी कोशिश रहेगी कि हम 100% योजनाओं को हम धरातल पर उतारने में सफल हो। जल जीवन मिशन जो पहले हुआ करता था, अब हर घर नल का जल योजना है और इसमें 60 लाख घरों को 2024 तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है नल के जरिए। अगर पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार की, आपके कार्यकाल की बात करें, क्या बढ़ोतरी आई है, तेजी आई है? क्योंकि 5 साल में पिछली सरकार सिर्फ 2 से 2.5 लाख घरों को ही नल के द्वारा जल पहुंचा सकी है। देखिए, जल जीवन मिशन बदली ही योजना का नाम है। पहले निर्मल परियोजना और बहुत तरह की योजनाएं थी। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक हाउस होल्ड को, सभी घरों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना है नल के माध्यम से। और पिछली सरकार, जिनको पूरा मौका मिला था काम करने का, पिछली सरकार लगभग 3 लाख घरों तक पहुंच पाई थी। और हम इन विपरीत परिस्थितियों में, आज 2 वर्ष भी नहीं हुए हैं हमारी सरकार के गठन के, और हम आज इन विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि वित्तीय स्थिति भी अच्छी नहीं थी, कोविड का संक्रमण भी लंबे समय तक झेलना पड़ा, उसके बावजूद आज हम लगभग 11 लाख से अधिक घरों तक पहुंच चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है 59,23,000 घरों का। उसके लिए हमने पूरी तरह से एक कार्य योजना बना ली है और उस कार्य योजना के अनुरूप काम हो रहा है। मैंने कहा कि 75% घरों तक पहुंचने के लिए हमने योजनाएं धरातल पर उतार दी। योजना की प्रगति और गति से आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूं और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि 2024 में हमारा विभाग जो लक्ष्य है हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना, उसमें लगभग हम सफल हो। चेक एंड बैलेंस की जरूरत इस योजना में भी महसूस हो रही है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? बिना चेक एंड बैलेंस की कोई भी योजना, कहीं कोई भी काम बिना चेक एंड बैलेंस के अपनी पटरी से उतर जाती है। तो चेक एंड बैलेंस तो एकदम। तो अभी 2-3 योजनाओं की बात हुई रिपोर्ट कार्ड में, और 2-3 योजनाओं पर मंत्री जी जो पेश कर रहे हैं उससे वो संतुष्ट हैं। आखिर में हम अपने दर्शकों से जानेंगे, क्योंकि दर्शक ही एक ऐसी अदालत है जो दूध का दूध और पानी का पानी करती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए रिपोर्ट कार्ड। है रिपोर्ट कार्ड, और आज हम चर्चा कर रहे हैं पेयजल स्वच्छता विभाग की। मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी योजनाओं और उसकी प्रगति, उसके विकास कार्यों की समीक्षा इन्होंने खुद अपने तरीके से की, और आपकी ओर से मैंने उसे क्रॉस करने की भरपूर कोशिश की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विभाग ने इस 2 साल में क्या उपलब्धियां हासिल की। मंत्री जी, कहते हैं कि पेयजल स्वच्छता विभाग, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक गंभीर सवाल है। कहते हैं कि पेयजल स्वच्छता विभाग बारूद का ढेर है, उस पर जो बैठता है उसको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, और सिगरेट बीड़ी से तो दूर ही रहना पड़ता है। इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, बाकी ऐसे अधिकारी पदाधिकारी हैं, जहाँ पर गुंजाइश गड़बड़ी की रहती है, आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ पहले भी की, जहाँ भी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। आपने नहीं देखा होगा कि खुद मंत्री जाकर और मीलों पैदल चलकर योजनाओं का निरीक्षण करना, ये उदाहरण मैंने पेश किया है। मैंने योजनाओं का निरीक्षण किया। चाईबासा की योजना, अपने तांतनगर योजना को आपने भी चलाया था, आपके भी चैनल पे बहुत प्रमुखता से उसे प्रसारित किया गया था। तो मैं लगभग, जैसे ही मुझे जानकारी मिली, वही वर्बल जानकारी मिली कि अनियमितता है। मैंने कहीं किसी से कुछ नहीं कहा, मैं पहुंच गया सीधा, और कहीं किसी को नहीं बताकर सीधा मैंने बुलवाया इंजीनियरों को और संवेदक की जो वहाँ लोग थे उनको, और जाकर मैंने खुद, मैं भी अनुभव भी है, काम मैंने पहले किया है, निर्माण का कार्य का अनुभव भी है कि देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि कहाँ अनियमितता है। तो अनियमितता उजागर हुई और कार्रवाइयाँ भी हुई। आज कंपनी को डिबार किया गया है, अधीक्षण अभियंता से लेके
कनीय अभियंता तक सभी लोग को सस्पेंड किया गया है। एक तरफ नई योजनाएं, उसके बारे में रोड मैप तैयार करना, उसकी प्लानिंग करना, दूसरी तरफ जो योजनाएं चल रही हैं उसकी मॉनिटरिंग भी मंत्री जी ही करें। देखिए, सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, एक आम व्यक्ति की भी, आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी जो गड़बड़ियाँ हैं उसको उजागर करें। मैंने हजारीबाग की भी बात, अगर हजारीबाग की बात भी अपने उठाई, जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने अधिकारी को, अपने विभाग के सचिव को आदेश दिया कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। आगे जो जांच में जो बातें सामने आएगी, जो स्पष्टीकरण आएंगे, उस पर फिर से जांच कमेटी बनाकर उसकी जांच की जाएगी। लेकिन अभी त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई में बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई। अधिकारियों को के निलंबन की अनुशंसा की गई, अधिकारियों के, अभियंताओं के स्थानांतरण किए गए, FIR का आदेश दिया गया, यहाँ तक कि राशि वसूली की प्रक्रिया के लिए भी डायरेक्टर SBM जी और DC हजारीबाग को पत्र लिखा गया। तो हम कार्रवाई करने में विलम्ब नहीं करते हैं, और कार्रवाई अगर एक जगह होती है तो वो पूरे, उसका संदेश पूरे राज्य में जाता है और सभी लोग सचेत हो रहते हैं और कोशिश रहती है। देखिए, अनियमितता को पूरी तरह से मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ कि आप कहेंगे कि सभी लोग राजा हरिश्चंद्र हो जाएं, तो ये तो इस अभी 100 साल लग जाएंगे अगर उसको पूरी तरह से लोग, अगर नीचे से ऊपर तक सभी लोग, अगर और सभी लोग प्रयास करें, हाँ, सभी को प्रयास, तब 100 साल भी से भी कम होंगे। लेकिन हमारे यहाँ, हमारी सरकार में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यहाँ काम पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है, और जो लोग ऐसे हैं, जो लोग उस तरह की कृत्यों में संलिप्त हैं, उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। रुक्का डैम आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी, पर्सनल, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ। रुक्का डैम का पानी हटिया डैम तक लाने के लिए, ताकि आधी रांची को, हीनू जैसे इलाके और जो आधी रांची है उसको पानी मिल सके पाइपलाइन के ज़रिए, वो योजना कहाँ तक अभी तो आपने बताया था, अभी आपने एक बात कही थी कि इंद्र भगवान की कृपा, तो निश्चित रूप से इंद्र भगवान की कृपा ऐसी हुई है कि अभी तो कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है कि रुक्का डैम के पानी से हटिया हिनू के लोगों को पेयजल पहुंचाया जाए, क्योंकि हटिया डैम में ही इतना भर गया है कि अभी 4 साल भी अगर बारिश नहीं हो तो 4 साल के लिए पर्याप्त हमारे पास भंडारण है पानी का, कि हम जिन क्षेत्रों में हटिया डैम से पानी देते हैं उन क्षेत्रों में हम सालों भर बिना किसी राशनिंग के हम पानी दे सकते हैं। और जहाँ तक रही रुक्का डैम से पहुँचाने की बात, तो उसकी भी निविदा कर ली गई है, निविदा करके, और मुझे लगता है कि मैंने अभी जानकारी नहीं प्राप्त की है कि निविदा हो गई है। ये जानकारी में है कि जो पाइपलाइन बदलने थे, जो कम डाया के पाइप लगे हुए थे, और अधिक डाया के, बड़े डायमीटर के पाइपलाइन लगाने की निविदा कर दी गई, लगभग 6 करोड़ की निविदा हुई है, और उस पर भी काम मुझे लगता है कि प्रारंभ हो गया है, और बहुत तेज़ी से काम करके अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो रुक्का डैम से, जब हटिया डैम का जल स्तर नीचे आएगा तो रुक्का डैम से जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उन क्षेत्रों में पेयजल पहुँचाया जाएगा। यानी पाइपलाइन में वो योजना है अभी? पाइपलाइन में नहीं, वो योजना संभवतः धरातल पर उतर गई है, निविदा हो गई है और योजना धरातल पर उतर गई है, और उसमें काम भी हो रहा है। क्योंकि मेरा निर्देश था, ये तो बारिश हो गई, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि उससे ध्यान थोड़ा हट गया है। मेरा निर्देश था कि इस गर्मी में, जो अभी गर्मी बीती है, इस गर्मी के पहले उस योजना को पूरा करना है। कांके डैम के हालात को लेकर कोई योजना? कांके डैम के हालात को लेकर आपने देखा होगा कि अभी जो वहाँ अतिक्रमण हैं उसको बहुत हद तक हटाया गया है, और जो भी और भी अतिक्रमण भी रह गए हैं उनको भी अतिक्रमण मुक्त करने की योजना तो चल ही रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि कांके डैम का जो वहाँ के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी पहुँचता है जिन घरों तक, वो दूषित है, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैंने वहाँ भी निरीक्षण किया था, और जो ट्रीटेड वाटर होता है उस पानी को मैंने मीडिया के सामने पीकर और मीडिया के लोगों को दिखलाया था कि ये पानी पूरी तरह से शुद्ध है। और जो लोग अफवाह उड़ाते हैं, मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिन क्षेत्र के लोगों को वहाँ का पानी मिल रहा है, भले ही डैम का पानी की स्थिति जो भी हो, लेकिन जब उसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है तो पूरी तरह से पीने के योग्य हो जाता है। तो लोग भ्रम में ना रहें, लोग किसी ये में न रहकर उस पानी को पीने के लिए पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा
आपके साथ जो स्वच्छता विभाग है, पेयजल के साथ स्वच्छता जुड़ा, उससे उस पर आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो जानकारी दी थी ओडीएफ पोर्टल को, जो एक पोर्टल है स्वच्छता को लेकर, उसमें ये जानकारी दी गई थी कि सभी ज़िले ओडीएफ फ्री हो गए। 2018 की ये बात है। आज अगर उस पोर्टल पे आप जाते हैं, उसमें साफ हकीकत सारे आंकड़े लिखे हुए हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें साफ दिखता है कि 24 में से 21 ज़िले ही ओडीएफ फ्री हो पाए हैं। जितने घरों का लक्ष्य था व्यक्तिगत शौचालय का, उससे कहीं दूर है हम अभी भी। तो क्या अभी भी वही स्थिति है? देखिए, विसंगतियां हैं। जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हो जाता है, और मैं बताऊं आपको कि जब मैंने कार्यभार संभाला था उस समय लगभग 600 करोड़ के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लंबित थे। मैंने बहुत सारी कड़ाइयाँ की, बहुत सारे निर्देश दिए, और उसका परिणाम हुआ कि आज मैं सही आंकड़ा तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तेज़ी से यूसी पहुँच रहे हैं यूसी। और आज मुझे लगता है कि अभी भी 250 करोड़ से ऊपर का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी भी नहीं प्राप्त हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धरातल पर कितना काम हुआ होगा। और इसके चलते हमारा SBM फेज़ 2 भी बाधित हो रहा है, क्योंकि इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से, दोनों के आर्थिक सहयोग से इस तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। तो 2 सालों में जो गति दिख रही है काम की, तो उस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले सालों में ये विसंगतियाँ भी दूर हो जाएंगी। बहुत सारे उपाय हमने किए, बहुत सारे उपाय हम अपना रहे हैं, इतना तक कि जो डिसबर्सिंग अथॉरिटी मुखिया होते हैं पंचायतों के, हमने तो यहाँ तक निर्देश दिलवा दिया है आउट ऑफ वे जाकर कि जो जिस पंचायत का के मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध कराएंगे पूरी तरह 100%, उन पंचायतों के मुखियाओं को फिर से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। ये इस तरह की भी हमने कोशिश की है और उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। अब तेज़ी से यूसीज हमारे विभाग को प्राप्त हो रहे हैं, और इसका एक दुष्परिणाम हो रहा है कि जो पहले तो कागज़ों पर दिखला दिया गया कि सारे शौचालय बन गए हैं, लेकिन यूसीज नहीं प्राप्त होने के कारण SBM फेज़ 2 का जो फंड है वो केंद्र सरकार नहीं रिलीज कर पा रही है। कम से कम 50 करोड़ तक हमें आना होगा। 50 करोड़ तक जब नहीं पहुँचेंगे तब तक केंद्र का जो हिस्सा है वो वहाँ से रिलीज़ नहीं होगा, जिससे SBM फेज़ 2 भी हमारा बाधित हो रहा है। तो हम तेज़ी से इस पर लगे हुए हैं। हमारे डायरेक्टर काफ़ी अनुभवी हैं और वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे हम इसको पटरी पर लाएं, और बहुत जल्द हम पटरी पर ले आने में कामयाब। अच्छा, आपके विभाग में मंत्री जी मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा ऐसे पद हैं जो अभी प्रभार में चल रहे हैं, उससे कार्य प्रभावित नहीं होता? देखिए, अभियंताओं की कमी है। मैं चाहे वो कनीय अभियंता हो, सहायक अभियंता हो, कार्यपालक अभियंता हो, अधीक्षण अभियंता हो, सभी, चाहे मुख्य अभियंता हो, अभियंताओं की काफ़ी कमी है। लेकिन अभी उसी में हमें काम लेना है, तो प्रभार में चलाना हमारी मजबूरी है। अभी 630 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है, और जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, जो लोग सफल अभ्यर्थी होंगे, तो उनमें से हमारे विभाग को भी सहायक अभियंता प्राप्त होंगे, तो बहुत हद तक अभियंताओं की कमी उससे दूर होगी। और कुछ कनीय अभियंताओं को भी हम आउटसोर्स के माध्यम से हम नियुक्त कर रहे हैं, तो उससे भी हमें सहूलियत मिलेगी। लेकिन पूरी की पूरी जो अभी हमारा जितना हमारे वैकेंसी की बात नहीं, जो हमारा पूरा पूरी टीम जो होनी चाहिए, वो टीम पूरी होने में अभी और समय लगेगा।
अभी और समय लगा, यानी कि जो लोग हैं वो लोग तो हाँ उन्हीं से, और उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मंजिल दूर है पर करीब आएगी, ऐसी सोच है मंत्री मिथिलेश ठाकुर की। अपने विभाग के अधिकारियों पर उन्हें पूरा भरोसा है, अपनी कार्य योजनाओं पर उन्हें पूरा विश्वास है, और इन्हें लगता है कि आने वाले 3 सालों में तस्वीरें और भी बदलेंगी। आज रिपोर्ट कार्ड में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।